हेलो मित्रों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। फटाफट जुड़ जाइए आप सभी लोग। आप सभी जानते हैं कि लिब्रस क्लासेस के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और मैं आरपी सर आपको उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? उत्तर प्रदेश विशेष। और उस उत्तर प्रदेश विशेष में, इसमें उत्तर प्रदेश विशेष में हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में उत्तर प्रदेश से कहां कहां से कौन सी जानकारी ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल में मिली। उसके अलावा प्राचीन इतिहास में आप सब जानते हैं कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुछ राजवंश भी आए। भारत में सबसे पहले आप सब जानते हैं ग्रीक, इंडो ग्रीक बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था मित्रों? डेमेट्रियस। किसने आक्रमण किया था? सॉरी, किसने आक्रमण किया था? डेमेट्रियस। किसने? डेमेट्रियस। तो मित्रों, डेमेट्रियस ने, किसने? डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के, जो डेमेट्रियस ने आक्रमण किया, उसके आक्रमण से ही भारत में इंडो ग्रीक, अर्थात जिसको हम हिंद यूनानी कहते हैं, हिंद यूनानी आक्रमण। और हिंद यूनानी आए सबसे पहले। आप सब जानते हैं कि आप प्राचीन इतिहास में पढ़ाया जाता है आपको, सबसे पहले कौन आए? हिंद यूनानी। कौन आए? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बाद आए इंडो ग्रीक, जिसको कहते हैं आप। हिंद यूनानी के बाद आए कौन? इस तरह से शक आए। शक के बाद पहलव आए, जिसको पार्थियन कहा जाता था। पहलव को पार्थियन। और उसके बाद आता है पहलव वंश। उसके बाद आता है कुषाण। कौन आता है मित्रों? कुषाण वंश। ठीक ना? अब यहां पर देखा है, आप जानते हैं कि शुंग वंश का उत्तर प्रदेश, हम क्योंकि जिस जिस वंश का संबंध प्राचीन इतिहास में वंश है, जिनका संबंध मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से रहा होगा, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, आपको कर रहे हैं। देखिए, शुंग वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा, विदिशा कहां है? मध्य प्रदेश में। विदिशा मध्य प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में, पुष्यमित्र शुंग। और उसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। अयोध्या से प्राप्त कौन अभिलेख? देखो आप, धनदेव अभिलेख। कौन? अयोध्या से प्राप्त धनदेव अभिलेख के अनुसार, किसके अनुसार? धनदेव अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी में, ठीक ना, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कौन सा? अर्थात 2 अश्वमेध कहां कराया? अर्थात देखिए, अयोध्या से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कहां से? अयोध्या से। का पूरा नाम फैजाबाद। अयोध्या से कौन सा अभिलेख है? अर्थात पूछ दे धनदेव अभिलेख तो खोजते रह जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में मिलता है धनदेव अभिलेख। कहां से? अयोध्या से। और उसी में लिखा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी, राजधानी कहां थी? विदिशा। अपनी राजधानी विदिशा में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और दोनों अश्वमेध यज्ञ पतंजलि के नेतृत्व में संपन्न हुए। अर्थात देखा जाए, शुंग वंश में जो गुरु थे वो कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। और पतंजलि की जो पुस्तक है, कौन सी?
पतंजलि की महाभाष्य, कौन? महाभाष्य, पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य से इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक ना। पतंजलि, देखिए लिखा है पतंजलि के महाभाष्य के एक उल्लेख में साकेत, अयोध्या दोनों यूनानियों के द्वारा घेरे जाने का आता है। अर्थात उसमें यह भी लिखा हुआ है, इसमें पतंजलि के महाभाष्य में, कि जब भारत पर हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया, किसने? हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया, तो उनके आक्रमण का उल्लेख किसमें ये मिलता है कि साकेत एक जगह था, और जिसको हिंदी उन्होंने क्या किया था, इंडो ग्रीक ने उसे घेरा था। यह बात किसे मिलती है? पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य में। और महाभाष्य में इस साकेत अयोध्या का नाम मिलता है, और इसमें भी बताया जाता है कि उसमें ही सर्वप्रथम किसको, हिंद यूनानियों को घेरा था। किसने? हिंद यूनानियों ने साकेत को, अयोध्या को घेरे जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, वेरी गुड। लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, जुड़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आगे के टॉपिक में देखते हैं। आक्रमण सेनाओं ने सुदूर दक्षिण पश्चिम में कठियावाड़, कौन? कठियार, सगल, दयालकोट पंजाब में है, सियालकोट जिसको कहते हैं, तथा मथुरा पर अधिकार कर दिया। ठीक है, आक्रमणकारियों ने के सेनाओं ने क्या किया? कठियावाड़, ये भी है पंजाब, सियालकोट, ठीक ना, मथुरा पर अधिकार कर दिया। इसके बाद आक्रामकों ने साकेत अयोध्या को घेर लिया, अभी मैंने बताया। ठीक इसके पहले मैं बता रहा था कि साकेत अयोध्या को भी किसने घेर लिया? उन सबों ने, इन देवनों ने, आक्रमणकारियों ने, जैसे विदेशी। देखिए टॉपिक है, आप पढ़ते हैं ना, भारत में विदेशी आक्रमणकारी, तो उस विदेशी आक्रमणकारी भारत में, और भारत का एक अंग उत्तर प्रदेश, एक प्रदेश, तो हम उत्तर प्रदेश इसमें से पढ़ रहे हैं, तो जो जो उत्तर प्रदेश संबंधित स्थल है वहीं पर हम चर्चा उसकी कर रहे हैं। इसके बाद ठीक, तथा गंगा की घाटी में बहुत दूर तक बढ़ गए। अर्थात गंगा नदी का जहां तक बेसिन था, जहां तक किनारा था, वैली था, वहां तक उनका अधिकार बढ़ता चला गया। ठीक, और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, कौन? देवभूति को पराजित करके उसके मंत्री वासुदेव ने, किसने? अब पढ़ते ही पढ़ते हैं, वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना, किसकी स्थापना कर दी? कण्व वंश। अर्थात देखा जाए तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था मित्रों? पुष्यमित्र शुंग। और फिर आपसे पूछा जाए कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति था। इस देवभूति को उसका मंत्री कौन? वासुदेव ने पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? वासुदेव ने पराजित कर दिया। और वासुदेव ने एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में की गई। और कण्वों का जो शासन था अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। अर्थात कर्ण वंश का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में काफी विशाल नहीं था। कर्ण वंश का जो क्षेत्र था मात्र कहां तक था? पूर्वी उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा तक ही सीमित था। बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड आप सभी को, लाइक करने के लिए, जुड़ने के लिए। भाई लिब्रेस क्लासेज में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक चल रही हैं। यदि आप किसी को इच्छुक हो, पढ़ना है, सफलता लेना है, तो लिब्रेस के साथ आना है, तो निश्चित रूप से आप ऑफलाइन क्लास भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब देखते हैं शक एवं पार्थिव। 60 ईसा पूर्व शक एवं पार्थियन वंश के लोगों ने मथुरा में अपने छत्रप स्थापित किए। किसने? हमने बताया था कौन कौन आए। शक आए, पहलव, ठीक ना, तब कुषाण। तो शक एवं पार्थियन ने कहां पर अधिकार किया था? मथुरा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। शकों के बाद पार्थियन, पहले शक आए उसके बाद पार्थियन। पार्थियन को ही पहलव कहा जाता है भाई, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा पहलव। तो पार्थियन कहिए या पहलव कहिए, ठीक है ना, अपने छत्रप स्थापित कर लिए। शकों के बाद पहलव ने, किसने किसने? पहलव ने उत्तरी भाग पर, कहां पर? उत्तरी भाग पर आक्रमण किए। और ईसा के बाद प्रथम शताब्दी आरंभ होने तक, ईसा के बाद प्रथम शताब्दी आरंभ होने तक उन लोगों ने शकों को परास्त करना शुरू। किसको परास्त करना शुरू कर दिया? शकों को परास्त करना शुरू कर दिया। ठीक, तो किसको परास्त करना शुरू कर दिया? शकों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब शकों के बाद आए कौन? कुषाण वंश। मैं बता ना, सबसे पहले हिंद यूनानी आए, हिंद यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद पहलव आए, और पहलव के बाद कौन आया? कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक बिंब कटफिसेस या कटफिसेस तुति ने गंगा की घाटी का अभियान किया। ये कुषाण वंश का संस्थापक तो कुजुल कटफिसेस था भाई। कौन था? कुजुल कटफिसेस। और कुजुल कटफिसेस के बाद, इसके बाद कुजुल कटफिसेस के बाद इसका उत्तराधिकारी बना था बिंब कटफिसेस। और बिंब कटफिसेस ने उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी में अपना अभियान शुरू किया। और बिंब कटफिसेस के उत्तराधिकारी कौन थे? कनिष्क। खूब पढ़ते हैं आप कनिष्क के बारे में। क्यों कनिष्क के बारे में पढ़े हैं? कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक ना। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत की हुई किसके शासन काल में? कनिष्क के नहीं, 78 ईस्वी में शक एक संवत चला जिसे शक संवत कहते हैं, जिससे हमारा राष्ट्रीय पंचांग निर्धारित होता है, का प्रचलन किया। देखिए शक संवत भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। मथुरा, देखिए कुषाण वंश की जो राजधानी थी, कुषाण वंश की दो राजधानी थी। कुषाण वंश की जो राजधानी थी, कुषाण वंश की राजधानी और कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो दो जगह थी। कहा? एक तो पुरुषपुर, कहा? पुरुषपुर पेशावर, और दूसरा मथुरा। कहा थी? मथुरा उत्तर प्रदेश। कहा? मथुरा उत्तर। तो कुषाण वंश की दो राजधानी थी, ठीक ना। एक राजधानी अपने उत्तर प्रदेश में थी कि नहीं थी? मथुरा, ठीक ना। और कनिष्क की सिर विहीन आदमकद प्रतिमा मिली। सिर विहीन अर्थात कहने का मतलब कनिष्क का सर गायब था, केवल धड़ था। इस तरह की एक प्रतिमा मिली जिससे पता चलता है कि कनिष्क यहाँ पर अपना शासन करता था, ठीक ना। तो आदम कद अर्थात कद था, अर्थात पूरा कद नहीं मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हुए मित्रों देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है उसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर, अर्थात जो अब इस समय पाकिस्तान में है, ठीक। और उसके राज्य के अंतर्गत गांधार, कश्मीर, सिंधु एवं गंगा नदी की घाटियों का क्षेत्र था।
किसका किसका? गांधार, कश्मीर, सिंधु एवं गंगा नदी की घाटियों का क्षेत्र था। मथुरा और कांतिपुरी, ध्यान रखना, यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरा वाला और कांतिपुरी। मथुरा और कांतिपुरी मिर्जापुर में कांति इस वंश के शासकों के मुख्यालय रहे। इस वंश के शासकों के क्या रहे? मुख्यालय रहे। कौन? मथुरा और कांति। ठीक ना? चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखा जाए तो अब हम लोग थोड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश में गुप्त काल के बारे में लेते हैं। चलिए गुप्त काल के बारे में जानकारी लेते हैं। आरंभिक गुप्त काल, कौन काल? आरंभिक गुप्त काल मित्रों, ध्यान रखिएगा भाई, गुप्त है फिर गुप्तोत्तर है। आरंभिक गुप्त मुद्राएं, मुद्राएं गुप्त काल में सर्वाधिक मुद्रा एवं अभिलेख उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ, अर्थात गुप्त काल की प्रथम जो जानकारी मिलती है, किसकी? गुप्त काल की जो प्रथम जानकारी मिलती है और सर्वाधिक मुद्रा और अभिलेख से मिलती है। और कहां से प्राप्त हुए? हुए उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। अतः यह परिलक्षित होता है कि गुप्त शासकों के लिए इसका अधिक महत्व था। किसका? उत्तर प्रदेश का। गुप्त शासकों के लिए क्या महत्व था? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महत्व था। क्योंकि गुप्त काल में भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, गोल्डन बर्ड कहा जाता था। गोल्डन बर्ड होने का मतलब भारत धन धान से परिपूर्ण हो चुका था। भारत को स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल। ठीक है ना? तो इस आधार पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष सबसे अधिक कहां से प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। ठीक ना? उत्तर प्रदेश से प्राप्त इलाहाबाद अभिलेख, ठीक ना, इलाहाबाद अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ये समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहता है, के पराक्रम एवं विजय अभियान का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में स्थित है। ठीक ना? तो कहां से मिलता है? किसके? गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? तो गुप्तकालीन अवशेष मिलते जो हैं वो कहां से? इलाहाबाद से, अर्थात प्रयाग प्रशस्ति से। किससे? प्रयाग प्रशस्ति से गुप्तकालीन अभिलेख मिलते हैं। ओके। और इसके विजय अभियान का उल्लेख मिलता है किसके? समुद्रगुप्त के। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आया, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आया, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आया, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त या विष्णुगुप्त आया। ठीक। तो इस तरह से, और आप जानते हैं गुप्तकालीन मंदिर भी आप जान ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक चीज और देखिए, गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। ठीक ना? सर्वाधिक बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण मथुरा में, कहा? मथुरा में। और सारनाथ में किस काल में हुआ? गुप्त काल में। एक चीज और जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में कानपुर में भीतर गांव का मंदिर, कहां का मंदिर? कानपुर में भीतर गांव का मंदिर, गाजीपुर के भीतरी तथा झांसी के देवगढ़, देवलगढ़ होता है, दशावतार, कौन? दशावतार का मंदिर निर्मित ईंट के मंदिर, ईंट के मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला के अनुपम उदाहरण है। देखो भाई, 3 मंदिर याद रखना है। भीतर गांव का मंदिर कानपुर,
ठीक, भीतरी मंदिर गाजीपुर तथा देवलगढ़ या दशावतार का मंदिर ललितपुर, मतलब झांसी में, अब तो ललितपुर जिले में है, का मंदिर ईंट से निर्मित, अर्थात ये तीनों मंदिर कैसे मंदिर हैं? गुप्तकालीन मंदिर हैं। कैसे मंदिर हैं? गुप्तकालीन मंदिर हैं, अर्थात गुप्तकालीन मंदिर ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन? ध्यान रखना, भीतर गांव का मंदिर, कहाँ का मंदिर? भीतर गांव का मंदिर, जो कि लिखा है स्पष्ट, लेकिन हम एक बार और क्लियर कर दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भीतरी मंदिर, कौन मंदिर? भीतरी मंदिर जो गाजीपुर में। और तीसरा दशावतार का मंदिर, देवलगढ़, दशावतार का मंदिर, ठीक ना। ये तीनों मंदिर गुप्तकालीन शासकों ने उत्तर प्रदेश में बनवाए और ये तीनों वास्तुकला के अनुपम उदाहरण माने जाते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म किसका? मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। स्पष्ट मिल जाता है कि आपसे पूछा जाए मंदिर बनाने की कला का जन्म, मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ, किस काल में हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाए? गुप्त काल। तरह तरह का देगा, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, तरह तरह देगा। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, पूछा भी गया परीक्षाओं में कि गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो गुप्तकालीन मंदिर अर्थात मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल से हुआ? गुप्त काल से। तो मित्रों ये था किसके बारे में? गुप्त काल के बारे में। आगे फिर देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। गुप्तोत्तर काल, कौन सा काल? गुप्तोत्तर काल। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पराभव, देखिए गुप्त साम्राज्य के पराभव के बाद एक बार फिर सत्ता विकेंद्रित हुई, केंद्रीकरण हुआ, अलग अलग होने लगी, हो गई। कन्नौज ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। कौन? कन्नौज। कन्नौज का कई नाम है, महोदया, ठीक ना, श्री महोदया, ठीक ना, इस तरह से। आप कन्नौज कुछ समय तक मध्य देश के विस्तृत भाग पर कन्नौज के कौन वंश था? मोखोरी वंश, मोखोरियों का शासन था, मोखोरी वंश था। अर्थात गुप्तोत्तर काल के बाद पूछा जाए कि कौन से शासक आए गुप्तोत्तर काल में, तो सबसे पहला कौन आया? मोखोरी वंश। कौन वंश? मोखोरी वंश। और उसी का शासन रहा किसके? गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात। और कन्नौज के रहने वाले थे, कन्नौज उनका मुख्य केंद्र था। लेकिन वो मोखोरियों ने अपना कन्नौज पर तक विस्तृत विस्तृत भाग कन्नौज, मोखोरियों का शासन रहा कहाँ? मध्य देश तक, पूरे मध्य भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मोखोरियों का शासन रहा, मोखोरी वंश। उसके पश्चात मोखोरी राजवंश में क्या क्या आया? कन्नौज, थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। कन्नौज उत्तर भारत का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। वाह क्या बात है, जुड़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए आप सभी लोग। हाँ, उत्तर प्रदेश विशेष में प्राचीन इतिहास में उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख राजवंश या जो वंश हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कन्नौज उत्तर भारत का एक प्रमुख नगर बन गया। कई शताब्दियों तक उसका वही मान रहा जो उसके पहले पाटलिपुत्र था। किसका था? कन्नौज। अर्थात देखा जाए कि मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्र जैसे इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से इस मोखोरी वंश में कौन सा महत्वपूर्ण जगह था? कन्नौज। कौन था? महत्वपूर्ण स्थल था कौन? कन्नौज। अर्थात जैसे पूर्वोत्तर में, पूरब में आप देखें पाटलिपुत्र था, तो कन्नौज उत्तर भारत में। कन्नौज की शान शौकत तथा समृद्धि के फलस्वरूप उसे महोदया श्री, देखो भाई अभी मैंने कहा ना महोदय श्री, तो कन्नौज का एक नाम क्या है? महोदय श्री। देखो भाई इसका एक नाम है कौन? महोदय श्री या महोदया।
तो कन्नौज का एक नाम है महोदय श्री मिला। तथा हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट के बाद 647 ईस्वी में हिंदू राजाओं का उसे अपने अधिकार में लेने का लक्ष्य रहा करता था, ठीक ना। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही तत्कालीन चीनी यात्री वेनसांग आया था। वेनसांग ने कन्नौज की समृद्धि का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, सियूकी में किया है। और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, ठीक ना, ये कहा गया है। और कन्नौज के बारे में पूरा वर्णन चीनी यात्री, आपने लिखा भी है, चीनी यात्री वेनसांग ने इसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन किया है। अब जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तब क्या हुआ? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बाद बर्मन, आयुध तथा प्रतिहार वंश की शक्ति कन्नौज में स्थापित हुई, जो 690 से 740 ईस्वी तक बर्मन वंश, 740 से 770 तक आयुध वंश ने कन्नौज पर शासन किया। और लास्ट में गुर्जर प्रतिहार ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर, किसको? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उत्तर भारत के बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। उत्तर भारत के बड़े साम्राज्य का निर्माण किया किसने? इन सबों ने। गुर्जर प्रतिहार, अर्थात गुर्जर प्रतिहार ने भी उत्तर भारत के एक बड़े साम्राज्य में गुर्जर प्रतिहार का शासन है, ठीक है। चलिए अब लीजिए, प्रतिहारों के पतन के बाद उत्तर प्रदेश में दो नए राजवंशों, महोबा का चंदेल वंश तथा गढ़वाल वंश का उदय। कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए लगभग 200, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, लगभग 200 वर्षों तक पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलता रहा। इस वंश के शासकों में तीन, और पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन्हीं तीनों ने एक क्षेत्र के लिए लड़ाई किया, ठीक ना, गुर्जर प्रतिहार। और इन तीनों वंशों ने उसी क्षेत्र के लिए कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए, ठीक ना, गढ़वाल वंश का ही शासक था, कौन राजा था? जयचंद। और अंततः इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय। पूछा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव शामिल नहीं थे, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश शामिल थे। और अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश सफल। तो पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किस वंश को अंततः विजय मिली? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः जो विजय मिली भाई, वो किसको मिली? गुर्जर प्रतिहार को। किसको मिली? गुर्जर प्रतिहार को। ठीक है मित्रों, तो आज बस यहीं तक। आप लोग अभी तक जुड़े रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, लेकिन एक बार स्क्रीन पर आप आ जाइए और एक बार स्क्रीन पर लाइक कर दीजिए। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बटन दबा के लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जुड़े रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।